हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नॉर्मेलिटी के बारे में सीखेंगे। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन जिस टाइप से सीखा हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, वैसे ही हमारा एक और टर्म है नॉर्मेलिटी। डेफिनेशन क्या होता है सबसे पहले समझेंगे इसका हम लोग। डेफिनेशन देख लीजिए। तो नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन जो हो जाएगा, इट विल बी number of gram equivalent of solute, number of gram equivalent of solute upon volume of solution in liters। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम लोगों ने मिलीलीटर में लिया है तो हम लोग ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो क्लियर है हमारा। अब हमें समझना पड़ेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे। तो आइए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं सिंपली। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो हमारा होता है ये हो जाएगा given mass upon equivalent mass। ये हमारा हो जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसके बाद एक और डाउट मिल गया हमें कि इक्विवेलेंट मास क्या है, तो वो देख लेते हैं। सो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट मास। तो इसका मतलब हमें समझने का रिक्वायरमेंट है कि n फैक्टर क्या है, अभी वो भी देख लेते हैं। तो n फैक्टर देखिए, n फैक्टर जो है ये अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होता है। कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे हमारे पास, n फैक्टर हमारा अलग अलग हो जाएगा। तो उसके हिसाब से देखें अगर हम लोग, तो फर्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट फॉर एसिड्स अगर जाए हम लोग, तो फॉर एसिड्स n फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। मतलब उस एसिड से जितना H प्लस हटाया जा सकता है दैट विल बी इक्वल टू इट्स n फैक्टर। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर मैंने एग्जांपल ले लिया HCl का, तो हर मॉलिक्यूल ऑफ HCl से हम लोग एक H प्लस हटा सकते हैं, तो इसीलिए इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा। वैसे ही अगर आपने H2SO4 लिया, तो H2SO4 के मॉलिक्यूल से आप 2 H प्लस हटा सकते हैं, तो इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए मैंने 3 और ऑक्सो एसिड्स लिए, H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4। अब इन तीनों में क्या है हमारे पास, हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन 3 है तो n फैक्टर 3 होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। जहाँ भी ऑक्सो एसिड्स है, ऑक्सो एसिड्स क्या है, जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो, उनमें आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और जैसे H3PO2 के स्ट्रक्चर में आप जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ मिल रहा है, एक OH है हमारे पास और 2 हाइड्रोजन जो है वो सीधा फॉस्फोरस से अटैच है। वैसे ही H3PO3 में जब जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन सिंपली फॉस्फोरस से अटैच होगा, एक OH और यहाँ पर एक और OH, 2 OH हो गया। वहीं H3PO4 में अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे हमारे पास 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे। तो देखिए ऑक्सो एसिड्स में जितना OH होगा n फैक्टर उतना ही होता है, मतलब जितना रिप्लेसेबल H प्लस है। तो H3PO2 का OH एक ही था तो n फैक्टर 1, H3PO3 में OH अपने पास 2 है तो n फैक्टर 2,
और H3PO4 में अपने पास OH 3 है, तो यहाँ पे n फैक्टर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा n फैक्टर हो गया एसिड्स के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सेकंड फॉर बेस। तो बेस में जाएंगे तो सिंपली n फैक्टर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस। तो जितना OH माइनस रिप्लेस किया जा सकता है वो उसका n फैक्टर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए आप, अगर आपने यहाँ पर NaOH ले लिया तो NaOH में OH एक हटा सकते हैं तो n फैक्टर इसका 1 हो जाएगा। वहीं अगर मैंने CaOH होल ट्वाइस ले लिया, यहाँ 2 OH हटा सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे n फैक्टर हमारे पास 2 हो जाएगा। सो दिस वाज फॉर द बेस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड। सो थर्ड हम लोग देख लेते हैं फॉर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में देखिए यहाँ पे क्या होगा, n फैक्टर इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन आइदर कैटायन और एनायन। कैटायन या एनायन के ऊपर टोटल चार्ज जो होगा, मैग्नीट्यूड उसका, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज अपॉन आइदर कैटायन और एनायन विल बी इट्स n फैक्टर। तो टोटल चार्ज मैंने लिखा है, आप याद रखेंगे कि हम लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है n फैक्टर में। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने NaCl ले लिया, तो NaCl में क्या होगा, NaCl कैन ब्रेक टू फॉर्म Na प्लस एंड Cl माइनस। तो Na प्लस आइदर पॉजिटिव आयन ले या नेगेटिव आयन ले, दोनों में से कोई एक ले, और टोटल चार्ज जो है, वैसे भी क्या होगा कि सॉल्ट्स में हमारे पास पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन पे टोटल चार्जेस आर सेम, दे आर अपोजिट इन नेचर। तो यहाँ पे Na पे +1, Cl पे -1, तो इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैंने MgCO3 ले लिया, अगर इसको आप आयनाइज करेंगे इट विल फॉर्म Mg2+ एंड CO3 2-। तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, आइदर 2+ या 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसका n फैक्टर हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वे में कोई भी सॉल्ट्स हमारे पास रहे, आप किसी भी एक टाइप ऑफ आयंस को ले लें, या तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस या फिर नेगेटिवली चार्ज आयंस, और उनके टोटल चार्ज को चेक कर ले। वहाँ पे टोटल चार्ज जो भी होगा वो हमारा वहाँ पे n फैक्टर हो जाएगा। एक और यहाँ पे आ सकता है हमारे पास फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, n फैक्टर विल बी इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होगा वो हमारा वहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन का n फैक्टर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमारे पास MnO4- अगर चेंज हो रहा है MnO2 में, तो यहाँ पे देखिए MnO4- का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 है और MnO2 का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +4 है। तो +7 से चेंज होकर के +4 हुआ। चेंज कितने स्टेप्स का, 3 स्टेप्स का चेंज है। तो इस केस के लिए हमारा n फैक्टर कितना हो जाएगा, n फैक्टर विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये सिंपल वे में हम लोगों ने समझ लिया कि हमारा n फैक्टर क्या है। अगर आप n फैक्टर निकाल सकते हैं तो इक्विवेलेंट मास निकाल पाएंगे। देखिए n फैक्टर एंड मोलर मास, ये दोनों अगर अपने पास हैं तो हमारे पास मिल जाता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास और गिवन मास अगर हमारे पास है तो इससे मिल जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हमारे पास है तो इससे मिल जाएगा हमें नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का कोई भी सवाल आए तो इस वे में आप देखेंगे कौन कौन से टर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उसके हिसाब से हमारा अप्रोच रहेगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी में एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी और
मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप अगर निकालना हो हमें, तो ये देखिए नॉर्मेलिटी क्या था, नॉर्मेलिटी वाज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते थे हम लोग, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसको फर्दर लिखा जा सकता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो वो ऊपर चला गया, यहाँ पे एन फैक्टर हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो गिवन मास बाय मोलर मास कैन बी रिटन एज मोल अपॉन वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, एंड मोल अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारा, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो यहाँ से रिलेशनशिप मिल जाता है हमारा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप याद रखेंगे। अब नॉर्मेलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, तो उसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम लोग। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल ले लिया H2SO4 का। H2SO4 रिएक्ट कर रहा है 2 NaOH के साथ, और ये क्या फॉर्म कर दे रहा है, Na2SO4 प्लस 2H2O। अब देखिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो H2SO4 का हम लोग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। तो H2SO4 कितना मोल है, 1 मोल है। NaOH कितना रहेगा, 2 मोल रहेगा। तो अगर 1 मोल ऑफ H2SO4 रहा तो NaOH हमारे पास 2 मोल होना चाहिए, और Na2SO4 कितना बनेगा, ये हमारे पास 1 मोल बनेगा, और H2O कितना फॉर्म होगा हमारे पास, 2 मोल फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, ये अमाउंट हमारा क्लियर हो गया। अब इसको अगर आप चाहें तो मास में चेंज कर सकते हैं, मोलर मास ले सकते हैं। तो मोल्स देखिए यहाँ पे मोल्स क्या मिला हमारे पास, अलग अलग मोल्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन्हीं कंपोनेंट्स का इस मोल के लिए अगर आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारा हो चुका है, अगर हम लोग उसको निकालें तो 1 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 2 इक्विवेलेंट। 2 moles of NaOH will be equal to 2 equivalent। Na2SO4 का 1 मोल जो होगा ये भी हमारे 2 इक्विवेलेंट के बराबर है, और 2 मोल H2O भी हमारे पास 2 इक्विवेलेंट के बराबर है। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम, जबकि मोल्स हमारे पास अलग मिले। तो यहीं से हमारा अंडरस्टैंडिंग बनता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, ये हमें ये बताता है कि एक केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट कंपोनेंट्स, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उनका मोल कुछ भी हो, बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सेम रहेगा। तो अगर आपको किसी एक कंपोनेंट का ग्राम इक्विवेलेंट पता है और आपके पास बैलेंस इक्वेशन भी नहीं है, तो भी आप सिंपली उस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से दूसरे का अमाउंट्स निकाल सकते हैं बहुत ईजीली। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने सीखा था M1V1 इक्वल टू M2V2, तो एक्चुअली क्या होता है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये टर्म हमेशा ट्रू रहेंगे। क्यों ट्रू रहेंगे, तो ये इसलिए ट्रू है बिकॉज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स का हमेशा सेम रहता है। तो N1V1 को हम लोग क्या लिख सकते थे, मोलैरिटी ऑफ 1 इंटू एन फैक्टर ऑफ 1 इंटू V1 इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ 2 इंटू एन फैक्टर ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 2। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला M1N1V1 इज इक्वल टू M2 N2 इंटू V2। एंड इफ N1 इज इक्वल टू N2, देन क्या हो जाएगा हमारा, देन हो जाता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मतलब M1V1 इज इक्वल टू M2V2 तभी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग जब हमारे पास एन फैक्टर सेम रहे। न्यूट्रलाइजेशन के केस में या रेडॉक्स रिएक्शन का जब केस आएगा उस केस में रखेंगे ध्यान। तो बेटर टू यूज़ N1V1 इज इक्वल टू N2V2, क्योंकि ये हर जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट्स था नॉर्मेलिटी के ऊपर। डाइल्यूशन का केस जैसा हम लोगों ने मोलैरिटी में सीखा था सेम वैसा ही रहेगा, सिंपली M विल बी रिप्लेस्ड बाय N, और मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन जो था वो फॉर्मूला भी वैसा ही रहेगा, सिर्फ M को रिप्लेस कर देना है N के साथ आपको। ठीक है, तो ये सवाल हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे वहाँ।